आज आप जानेंगे कैसे वॉकी टॉकी बनाना पॉसिबल है। आज के वीडियो में मैं आपको वॉकी टॉकी के बारे में उचित जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो आपको बहुत ही कम बजट में आसानी से आप अपने लिए एक वॉकी टॉकी बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि मैंने आर्डिनो की मदद से एक वॉकी टॉकी बनाया था, जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल थे, और इसके अलावा भी उस वॉकी टॉकी में कई प्रकार के प्रोसेस थे, जैसे कि ट्रांसमिशन सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, माइक्रोफोन सेक्शन, पावर सेक्शन और भी बहुत कुछ, जिसके कारण इसे और भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही महंगा है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इजी प्रोसेस में जनरल काम के लिए कैसे अपने लिए एक वॉकी टॉकी बनाना पॉसिबल है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, आपको इस वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिसके माध्यम से आप एक बजट वॉकी टॉकी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी को कहूँगा, घर पर रहिए, सेफ रहिए। क्या आपको याद है कि मैंने एक एफएम ट्रांसमीटर बनाया था? वो बहुत ही अच्छा था। आपको पता ही होगा वो ट्रांसमीटर ठीक से काम भी कर रहा था। और मुझे पूरा यकीन है कि आप उस एफएम ट्रांसमीटर को देखते हुए आपके मन में सवाल आ सकते हैं, क्या इससे वॉकी टॉकी बनाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि इस प्रकार का इंडक्टर रेडियो ट्रांसमीटर के फ्रीक्वेंसी थोड़े से भी मूवमेंट से रैंडमली बदलते रहते हैं, इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम है। और आपको पता ही होगा कि वॉकी टॉकी में स्टेबल फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, और जो किसी भी तरह से बदलना नहीं चाहिए। यह देख के आपने शायद ये भी सोचा होगा कि यदि एफएम ट्रांसमीटर को क्रिस्टल के द्वारा नियंत्रण किया जाना संभव है, तब शायद फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसके जो भी आंसर है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, और इसके लिए पहले आपको क्रिस्टल के बारे में जानना होगा। ओके गाइस, चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्रिस्टल आखिर क्या है और ये क्रिस्टल कैसे काम करते हैं। एज ए रिजल्ट आप वॉकी टॉकी को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आप शायद देखे होंगे हमारे पसंदीदा आर्डिनो बोर्ड पर भी क्रिस्टल लगा हुआ है, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज का है, और क्रिस्टल को आमतौर पर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी देखा जाता है। आपने शायद इस प्रकार की चीज को देखे होंगे। इसे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है, और इसे क्रिस्टल कहा जाता है। उसके बाद मैंने ठीक से समझने के लिए मैं क्रिस्टल के टॉप कवर को काट दूंगा, इसके अंदर क्या है वो देखने के लिए। टॉप कवर को हटाने के बाद देखिए, इसके अंदर एक 8 पिन आईसी है, ये एक ऑक्सीलेशन आईसी है। इसके अलावा भी आप एक राउंड शेप का प्लेट की तरह कुछ देख सकते हैं। ये प्लेट कुछ प्रकार का क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने हुए हैं, जो वाइब्रेट करते हैं। वो कितने किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज का है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एज ए रिजल्ट जो कुछ साइन वेव फ्रीक्वेंसी आउटपुट देते हैं। चलिए गाइस, इसको और भी इजी प्रोसेस में इसको समझते हैं। यदि मैंने कुछ वस्तु को एक दिशा से दूसरी दिशा में छोड़ देता हूँ, तब वो कंटिन्यू वो ऑक्सीलेट करते रहेंगे, और किसी समय ये बीच में आके रुक जाएगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वास्तव उदाहरण है। क्रिस्टल या क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के अंदर ठीक इसी तरह से ऑक्सीलेट होते रहते हैं, लेकिन क्रिस्टल के अंदर आपको कोई भी सर्किट नहीं देखने को मिलेगा, केवल उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैकेनिकल है। ये कितने किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज पर निर्भर करके वाइब्रेट करता है। ओके गाइस, तो हमने क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। एफएम ट्रांसमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इंडक्टर के माध्यम से होते हैं, जिसको हम आमतौर पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये कितने किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज से ट्रांसमिट होगा वो पूरी तरह से एलसी फार्मूला से डिपेंडेंट है, जो इंडक्टर और कैपेसिटर के माध्यम से कैलकुलेट होते हैं। लेकिन यह मेरे केस में यह केवल मैं क्रिस्टल के द्वारा कंट्रोल करूंगा। एज ए रिजल्ट कोलैप्सिंग प्रोसेस में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, जिससे हमें एक स्टेबल ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी मिल सकते हैं। मैं आपको और भी अधिक सही रूप से समझने के लिए मैं यहाँ उठ के ऊपर इसे बनाऊंगा। यहाँ मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करूंगा। ये एक नॉर्मल 548 ट्रांजिस्टर है। और गाइस, आप एक फनी थिंग देख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को देखिए, यह बहुत ही ब्यूटीफुली से ये स्विंग कर रहा है। इट्स लुक गुड राइट? बिल्कुल इसी तरह एक क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल प्लेट इसी तरह से स्विंग करता है। ओके गाइस, फास्ट ट्रांसमिट करने के लिए मैंने यहाँ 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल का उपयोग करना चाहता हूँ, जो ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के साथ मैं जोड़ दूंगा। फिर मैंने बेस और कलेक्टर के साथ एक 47 किलो ओम्स रेजिस्टर जोड़ दूंगा। और गाइस, ये रेजिस्टर एक मेन रोल निभा रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टर कोलैप्सिंग प्रोसेस को पूरा कर रहा है। दूसरे ओर ये क्रिस्टल कोलैप्सिंग प्रोसेस के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव में 47 pF लगा दूंगा, क्योंकि डीसी फिल्टर के लिए मुझे ये चाहिए। उसके बाद मैंने 1 किलो ओम्स रेजिस्टर जोड़ूंगा फॉर करंट लिमिटिंग के लिए। ओके गाइस, दैट्स इट। अब हमारे वॉकी टॉकी ट्रांसमीटर पूरा हो चुका है। फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने अपने मॉम के बहुत पुराने रेडियो को एज ए रिसीवर के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। डोंट वरी, सेकेंड पार्ट में मैं बहुत ही कम कंपोनेंट से इसके रिसीवर बनाऊंगा। गाइस, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, कृपया एक नज़र डालिए। ये है AM रेडियो, जिसके रेंज है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज के बीच में।
दूसरे ओर शॉर्ट वेव रेडियो 9 मेगाहर्ट्ज से लेकर 16 मेगाहर्ट्ज तक है। और आई होप, मुझे उम्मीद है आपको एफएम रेंज के बारे में पता ही होगा, जो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में है। और आप तो जानते हैं मैंने यहाँ 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल उपयोग किया था, इसलिए मुझे शॉर्ट वेव रेडियो को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके रेंज 9 मेगाहर्ट्ज से लेकर 16 मेगाहर्ट्ज तक है, जिसका मतलब है मेरा सिग्नल काटा यहाँ रहेगा। मैंने इस वॉकी टॉकी ट्रांसमीटर में 4 वोल्ट पावर सप्लाई जोड़ दूंगा और मैंने अपने मॉम को रेडियो को चलाऊंगा। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, जब इस रेडियो के एनालॉग काटा 12 मेगाहर्ट्ज पर आया तब मेरे सिग्नल ट्रांसमिट हो गया है। और जैसे ही मैंने ट्रांसमीटर के इनपुट सिग्नल को टच किया, और मुझे उम्मीद है आप शायद महसूस कर सकते हो कि कुछ नॉइजी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि मेरे सिग्नल 12 मेगाहर्ट्ज पर सही ढंग से ट्रांसमिट हो गया है। और अगर मैंने इस ट्रांसमीटर के अंदर अपने हाथ रॉन्ग वे से डालता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं ये सिग्नल किसी भी तरह से नहीं बदल रहा है। इसका मतलब है कि ये वास्तव में बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी है। और दूसरे ओर जो एफएम ट्रांसमीटर मैंने बनाया था वो थोड़ा सा भी मूवमेंट से सिग्नल बदल जाता था। उसके बाद फिर मैंने कंडेंसर माइक जोड़ूंगा और गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे आवाज ये बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसमिट कर रहा है। फिर मैंने 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल के बदले 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल जोड़ दूंगा और देखिए, और मैंने अपने रेडियो के एनालॉग कांटे को 16 मेगाहर्ट्ज पर ले जाऊंगा और देखिए फिर से मेरे सिग्नल 16 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसमिट कर रहा है। इसके मतलब है कि आप एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस में, जैसे आप चाहते हैं। दिस मीन्स इजी प्रोसेस में एक वॉकी टॉकी बनाना भी संभव है। उसके बाद मैंने एफएम फ्रीक्वेंसी के लिए हाई मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया और देखिए कि ये एफएम रेंज में भी। और गाइस ये मुझे कहना है कि आप शॉर्ट वेव रेडियो के तुलना में एफएम में आप बहुत ही गुड क्वालिटी ऑडियो को गेन कर सकते हैं। तो गाइस ये आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था और मुझे उम्मीद है जिसके माध्यम से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और टैंक सर्किट के बारे में जनरल नॉलेज आपको मिल गया होगा। और गाइस अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। घर में रहिए, सेफ रहिए।